हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या है? एक बेसिक टॉपिक है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस हर बार नोट सेट के अंदर जो अपने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर हमेशा आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो सेल जो होती है, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सेल के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था वो थे हमारे सर रॉबर्ट हुक ने। सर के बाद किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब बताया था? 1665 के अंदर। इन्होंने 1665 के अंदर बताया, इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया और बताया कि एक इन्होंने कॉर्क वुड, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? कॉर्क वुड। उन्होंने ये कॉर्क वुड लेके उन्होंने इसके अंदर अपने सेल्फ डेवलप माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने बताया कि जो कॉर्क की वुड जो है उसके अंदर उसमें क्या थे, कुछ इस तरीके की उसके अंदर स्ट्रक्चर्स थे। उन्होंने इस स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया? सेलुला। और ये सेलुला इनसे इससे बाद में जाके क्या बना? सेल। और सेल क्या होती है हमारी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग लिविंग सब्जेक्ट है, वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। बिना सेल क्या होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते किसकी? किसी भी लिविंग एनिमल की या लिविंग सब्जेक्ट की हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो सेल हमारी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसको कहाँ देखा था? इसको देखा था कॉर्कवुड के अंदर। ठीक है। कॉर्कवुड में जब इन्होंने देखा तो कॉर्कवुड क्या था? काफी पुराना था और उसको बियर जो वाइन की बोटल्स थी उसको बंद करने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो ये काफी पुराना था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्कवुड जो थी तो वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। तो हम बोले कि रॉबर्ट हुक को डेड सेल का फादर भी, मतलब जिन्होंने खोज की थी तो वो क्या थी? डेड सेल का, यानी फादर। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? सर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में आता है कि जो जैसे ये हमारी क्या थी, वो कोर्कवुड को जब उन्होंने देखा तो कुछ इस तरीके की दिखाई दी थी। इस कोर्कवुड के अंदर क्या था? ये वाला जो इसका मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स पार्ट क्या था उसका? एब्सेंट था। तो उन्होंने क्या देखा था? सिर्फ ये वॉल्स को देखा था। और तो इसलिए इन्होंने किसकी खोज की थी? अल्टीमेटली सेल वॉल की। इन्होंने किसकी खोज की थी? सेल वॉल की खोज की थी। तो सेल का और सेल वॉल की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर रॉबर्ट हुक को। और कब किया था? 1665 के अंदर। नेक्स्ट बात आती है कि फिर लिविंग सेल की खोज किसने की? तो हमारा हम लिखते हैं लिविंग सेल के बारे में। लिविंग सेल के बारे में। तो लिविंग सेल की खोज की थी सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर, यानी 1674 के अंदर सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? हमारी लिविंग सेल की खोज की थी। इन्होंने भी क्या किया था? जो सर रॉबर्ट हुक ने जो अपना माइक्रोस्कोप डेवलप किया था उससे एडवांस माइक्रोस्कोप डेवलप किया और हमारी चिक सेल्स जो थी उन्होंने उसके अंदर किसकी खोज की थी? हमारी लिविंग सेल की खोज की थी। इसके बारे में नेक्स्ट एक अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेल सेल थ्योरी का है। सेल थ्योरी का, जो सेल थ्योरी थी वो दो साइंटिस्ट ने कंबाइंड रूप से दी थी। एक थे हमारे स्लाइडेन और एक थे हमारे स्वान। स्लाइडेन जो थे इन्होंने हमारा प्लांट सेल के ऊपर काम किया और स्वान जो थे इन्होंने हमारा एनिमल सेल के ऊपर काम। और इन दोनों ने मिक्स करके और 1839 के अंदर एक अल्टीमेटली एक थ्योरी प्रपोज की कि उन्होंने बताया कि सभी सेल्स क्या होती है, लिविंग जो भी सब्जेक्ट है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। सेल हमेशा अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उनसे क्या बनती है? हमारी नई सेल बनती है। तो इन्होंने ये कब दिया था? सेल थ्योरी 1839 के अंदर। तो ये थे कुछ बेसिक बातें जो हमारी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके? हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी हम बात करें, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो हमारी जो सेल का पावर हाउस है, सेल्स पावर हाउस है, वो हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को।
माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या जनरेट करता है, हमारा एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और ये जो एटीपी होती है वो कहाँ पे बनती है? ये हमारी क्या होती है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, उनका स्पेशल फंक्शन होता है, और उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। और ये क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, ये हमारी आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है। सपोज दैट मैं इसको यहाँ से काट दूं और इसको ऊपर से देखूं, इस साइड से देखूं, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये इसकी बाहर की लेयर होगी। और अंदर की लेयर कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरीके की। इसके अंदर की लेयर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये जो हमारी है, ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये हमारी क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये वाला जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। क्रिस्टी इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड टाइप का वो भरा होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो होता है, इसके अंदर क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है। और ये एंजाइम कैसे होते हैं? जो हमारे किसको, एरोबिक फॉस्फोराइलेशन को लीड करते हैं। एरोबिक फॉस्फोराइलेशन को क्या करते हैं? लीड करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और किसमें होता है? मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा कि कहाँ पे होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर, यानी इनर सेल, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके एंजाइम्स होते हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, या क्रिस्टी के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। और ये किसमें हेल्प करता है? हमारा जो हमारे जीन ट्रांसफर के अंदर, जो हमारे जीन्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो काम करता है हमारा न्यूक्लियस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। हमारा राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उस प्रोटीन को, मतलब क्या करते हैं, जो फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को, खराब प्रोडक्ट को अलग करना है, और जो प्रोडक्ट हमें सेल करना है उसको क्या करना? पैक करना। तो वो काम हमारा करता है पैकिंग का गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या करता है? sorting करता है, sorting एंड पैकेजिंग, sorting एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म बाय द राइबोसोम्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। अगर एक जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक, और एक जिसके ऊपर स्मूथ होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस करती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेल ऑर्गेनेलिस रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हमने बात की थी प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना हो? ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? हमारा कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो हमारा कौन फॉर्म करता है? हमारा न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोलस। ओके, याद रखना। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये कहाँ पे होता है? ये दो जगह होता है। अगर राइबोसोम्स क्या हो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाए, राइबोसोम प्लस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, अगर राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री कंडीशन में हो, फ्री राइबोसोम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होगी, दो टाइप की प्रोटीन बनती है, एक तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में रह के बनाती है, जिस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगी, एक कुछ फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन एक्सपोर्टेड टू बॉडी। वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन काम आती है वो कहाँ बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। लेकिन फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं, वो प्रोटीन जो होते हैं, वो क्या होती है, प्रोटीन यूज्ड बाय द सेल। उस प्रोटीन को कौन यूज करता है, हमारी सेल यूज करती है। तो हमारी जो राइबोसोम्स होते हैं, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक जो रफ एंडोप्लाज्म, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, एक जो फ्री होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो हमारी बॉडी में सेंड की जाती है, यानी बॉडी के काम के लिए वो क्या होती है, वो प्रोटीन सेंड की जाती है। जबकि जो हमारी फ्री राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल के अंदर ही काम आती है, जो सेल की रिपेयरिंग का काम होता है, या सेल में अगर कभी प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उसके लिए जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ बनती है, फ्री राइबोसोम से। तो सेल ऑर्गेन कौन सा कोशिका अंग है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो हमारे क्या होंगे, राइबोसोम्स, ऑप्शन बी। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। पेरोक्सिसोम क्या करता है, ये इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और सेंट्रोसोम जो होता है, ये हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब इन सब के बारे में आगे बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो हमारा कौन सा है, राइबोसोम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो प्रोटीन सिंथेसिस से तो यू कैन आस्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। अभी हमने बात की थी सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी, हमारे दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, एक थे हमारे स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक, अगर मैं स्लाइडेन की बात करूं तो स्लाइडेन ने 1938 के अंदर 1938 के अंदर किस पे वर्क किया था, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो प्लांट सेल के ऊपर दी थी। स्वान ने 1939 के अंदर अपनी जो थ्योरी दी थी वो एनिमल सेल के ऊपर दी थी। ठीक है, वो हमने किसके दी थी, एनिमल सेल के ऊपर दी थी। अब क्या होता है कि जो इन दोनों ने फिर जब आपस में, उसने प्लांट सेल पे काम किया, इसने एनिमल सेल पे क्या काम किया, इन दोनों ने इसको मिला के 1938 में एक थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। दोनों के जो रिजल्ट थे उनको सेल थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने उस थ्योरी में क्या बताया कि हमारी जो बॉडी होती है या जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो किससे बनी होती है, हमारी सेल से बनी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये उन्होंने बताया। ये तो पहला क्या है हमारा, कि उन्होंने बताया कि जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी सेल से बनी होती हैं। सेकेंड वन, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं, जो नई सेल बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है, यानी कि न्यू सेल, डॉटर सेल जो होती है वो हमारी मदर सेल से ही बनती है, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी उन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का आधार जो है वो क्या है, हमारी सेल्स होती है। यानी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पर्म से। स्पर्म क्या होती है, हमारी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ जो है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कौन, सेल। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, हमारे सेल थ्योरी के अंदर। लेकिन उसने क्या पूछा कि जो नहीं आता है, जो नहीं है किसका पार्ट, सेल थ्योरी का, तो उसका, तो हमारा क्या नहीं है, ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस। ये सेल थ्योरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि सभी, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं जो क्या नहीं करती, दे डजंट हैव न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
तो इसलिए ये हमारे किसके अंदर नहीं है, सेल थ्योरी के अंदर नहीं आता है। कुछ यूकेरियोटिक सेल्स और वायरस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारा सेल थ्योरी के अंदर नहीं आता। बाकी जो हमारी ये आता है सेल थ्योरी के अंदर, वो है कि हमारी हर जो लिविंग सेल है या लिविंग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो किससे बना होता है, हमारा सेल से बना होता है। दूसरा, सेल्स हमारी मदर से, एक डॉटर सेल्स मदर सेल से बनती है, या नई सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और जो हमारे जीवन का जो सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी क्या है, सेल है। और ये हमारे किसके पार्ट हैं, सेल थ्योरी के। और किसने दी थी, सर स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब दी थी, 1939 के अंदर। तो ये था हमारा सेल थ्योरी के बारे में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फ्लूइड मोजेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो हमें किस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल की। फ्लूइड मोजेक मॉडल की। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, सर सिंगर एंड निकोलसन ने। सर सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था, फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। और ये क्या था, कब दिया था, 1972 के अंदर। उन्होंने बताया कि जो हमारा, ये किसके लिए दिया था उन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, जैसे हमारा समुद्र के अंदर जो पानी होता है, या हम पानी की वेव्स जो होती हैं, उस तरीके की हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिस तरीके से। और ये किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। उसकी क्या होती है, बाइलेयर होती है, बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। इसके अंदर क्या होगा कि बाहर जो आउटर जो सरफेस होती है, उसमें क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप होता है। तो ये तो क्या होगा, हमारा फोस्फेट ग्रुप। ये क्या होगा, हमारा फोस्फेट ग्रुप। इसमें क्या होता है, ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होता है, हमारा फैटी एसिड ग्रुप। अब क्या होगा कि ये क्या होगी, एक स्ट्रक्चर हो गई। अब सेम ऐसी स्ट्रक्चर हमें क्या होती है, इसमें दूसरी साइड मिलती है। इसकी क्या बनानी होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। सेम ऐसी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होती है। ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी बाई लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। इसमें जो हमारा फोस्फेट ग्रुप जो होता है, ये क्या है, हमारा फोस्फेट ग्रुप। ये क्या बनाता है, हमारा पोलर एंड बनाता है। पोलर एंड बनाता है। और ये पोलर एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो क्या करता है, वाटर को, H2O को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो हमारा फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड ये क्या करते हैं, ये हमारा नॉन पोलर एंड बनाते हैं। नॉन पोलर एंड। और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोफोबिक एंड बनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, वो हमारी एक फ्लूइड की तरह होती है, मतलब फ्लूइड की तरह दिखती है। और जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बीच बीच में इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो इसमें मोजेक जैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। मोजेक होता है कि डिजाइन, मतलब जो इसमें डिजाइन होती है, जैसे टाइल्स होती है घर के अंदर, तो कुछ टाइलें होती है, उनके बीच में हम जैसे बीच बीच में टाइलों में डिजाइन होती है, उसी तरीके से ये क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसके अंदर डिजाइन की तरह होता है। उन्होंने बताया कि फोस्फोलिपिड की लेयर होती है, पानी की तरह, मतलब इसकी वेव की तरह दिखती है। और जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा मोजेक का काम करता है। साथ में इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन सरफेस के ऊपर होती है, और कुछ प्रोटीन होल ओवर द सेल के अंदर होती है, होल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी। तो प्लाज्मा में जो सेल पे होंगी उनको बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंकर्ड प्रोटीन। या इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन बोलेंगे, या फिर एंकर्ड प्रोटीन बोलेंगे। और कुछ होती है जो क्या होती है, सरफेस की
तरह होती है। ये तो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमारा ये क्या है, कोई सी है, सी के अंदर कुछ तो आइलैंड्स की तरह होती हैं, जो हमारे द्वीप जो होते हैं, आइलैंड जो होते हैं उनकी तरह, और कुछ जो आइसबर्ग होते हैं, जो हिमखंड, जो मतलब बर्फ जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, कुछ उसकी तरह होती है। जो बर्फ की तरह होते हैं वो तो होते हैं हमारे सरफेस प्रोटीन, और जो आइलैंड होता है, जो एक जगह फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या एंकर प्रोटीन। ठीक है, तो ये था हमारा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, और तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है किसके बारे में है, वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनेली कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कौन सा ऑर्गेनेल से है, कोशिकांग है, जो हमारा क्या रखता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। तो अभी हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी का प्रोडक्शन करता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एरोबिक फॉस्फोराइलेशन। और एरोबिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है जिसमें क्या बनता है, एटीपी बनता है। एक होता है हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की हमने बात की, जो हमारा राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको sorting एंड पैकिंग का काम करते हैं, sorting एंड पैकिंग का। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये लार्ज स्पेस होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, कुछ जगह इसमें इनमें वेस्ट भरा होता है, कुछ जगह इनके अंदर वाटर भरा होता है, कुछ जगह इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। और ये किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर लार्ज होते हैं, प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉल स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस बाय विच सेल engulf सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड। यानी कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें सेल क्या करती है, सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है या अपने अंदर निगल लेती है, उनको क्या बोलते हैं। तो सेल्स जो होती है कैसे कैसे खा सकती है, सेल कुछ चीजों को ड्रिंक करती है, कुछ चीजों को ईट करती है, कुछ चीजों को एग्जिट करती है, और कुछ चीजों को क्या करती है, इनसाइड लेती है अपना। ठीक है, इनसाइड कैसे करेगी, या तो ड्रिंक करेगी या ईट करेगी, और कुछ चीजों को क्या करती है, बाहर करती है, तो वो बाहर करने का उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेल जो होती है, जैसे कि ये हमारी कोई सेल है, ये किसी चीज को लिक्विड, किसी लिक्विड को ड्रिंक कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइट्स। अगर किसी सॉलिड चीज को एंगल्फ कर रही है उसको हम बोलते हैं फेगोसाइट्स। अगर किसी चीज को अपनी सेल अपनी बॉडी से बाहर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। यानी कि पिनोसाइट्स का मतलब ड्रिंक कर रही है, उसको क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है। फैगो मतलब उसको क्या कर रही है, ईट कर रही है, खा रही है। एक्सो मतलब एग्जिट, और साइटोसिस का मतलब कि सेल से बाहर, यानी उसको क्या कर रही है, सेल से बाहर कर रही है, सेल से आउट कर दिया उसने। ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ओस्मोसिस का मतलब होता है कि सेल्स जो मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रोसेस बाय विच सेल एंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स को सेल एंगल्फ करती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें सेल्स क्या कर रही है, सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर रही है।
तो वो प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। अगर किसी लिक्विड चीज को पी रही है तो उसको मतलब अंदर ले रही है, उसको पिनोसाइटोसिस। अगर किसी चीज को अगर सेल अपने से बाहर कर रही है, उसको एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस कहाँ पे, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जब हम सिनेप्टिक वेसाइकल्स की बात करेंगे तो वहां पे जब हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारी हमारी होती है एक्जोसाइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स? तो प्लांट सेल्स के अंदर निम्न में से क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल्स पाया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर, और ये क्या काम करता है, सेल डिवीजन का। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, और ये क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, जो वो एनिमल सेल के अंदर जो क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन का। राइबोसोम क्या काम करते हैं हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसके अंदर मिलता है, हमारा प्लांट सेल के अंदर, और ये क्या काम करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस का। प्लांट फूड जो होता है उसको बनाने का काम करता है। प्लांट फूड को कौन बनाता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। जो हमारा न्यूक्लियस है उसको जो साइटोप्लाज्म से अलग करता है, तो वो कौन अलग करता है, ये हमारी क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, और यहाँ सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। अभी पूछा है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म जो है उससे और न्यूक्लियस को कौन अलग करता है, तो ये जो लेयर है ये क्या करती है, इसको अलग करती है। इस लेयर का नाम क्या है? तो इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इस साइटोप्लाज्म को इस न्यूक्लियस से क्या करती है, अलग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी सेल को एनक्लोज करती है, एनक्लोज ऑल ओवर सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियर एनवल्प से कनेक्टेड होता है, लेकिन उसको कवर नहीं करता है। याद रखना, उससे को कवर नहीं करता। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो एनवल्प होता है उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये इसको कवर करके नहीं रखता, जबकि बल्कि इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको सेपरेट कौन करता है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स? एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन का काम करता है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम। विच वन इज द बेस्ट? तो हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है ये किसका काम करता है, हमारा सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर। ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं हमारे क्रोमोसोम, जो उनको क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं और किस में डिवाइड करते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर सेंड करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा जो सेंट्रोसोम्स है वो किसका काम करता है, हमारा सेल डिवीजन का काम करता है। लाइसोसोम जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल को डाइजेस्ट करने का, ये जो टॉर्न या पुराने जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको एंगल्फ करने का काम करते हैं। पेरोक्सिसोम जो होता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि इसका सेल डिवीजन के लिए एनिमल सेल्स में कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज। गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है? तो हमने बात की थी कि हमारा ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या किसका काम करता है, राइबोसोम का काम करता है। ये राइबोसोम क्या करते हैं हमारे, कुछ राइबोसोम तो इस पे चिपक जाते हैं।
जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ आगे की ये होते हैं प्लेन, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है किसका काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का। ये जो प्रोटीन होती है, इसको प्रोटीन को पैक करके और हमें सेल से बाहर भेजना होता है। हमें क्या करना होता है? इसकी सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग करनी होती है। तो ये जो सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग जो होती है ना, ये काम कौन करता है? हमारा गोल्जी अपरेटस करता है। यानी कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लाना है, तो प्रोडक्ट को बना के उसको मार्केटिंग के लिए उसको क्या करते हैं? पैक करते हैं। जिसमें अगर कुछ खराब है तो उसको हम वापस करते हैं। तो वो जो सॉर्टिंग करते हैं, तो हमारी सेल के अंदर जो उस प्रोटीन की सॉर्टिंग कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करेगा? हमारा राइबोसोम। लिपिड सिंथेसिस का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करेगा? हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स करता है। ठीक है। और लेकिन जो सेल्स के जो गोल्गी एपरेटस वो क्या करता है? पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। उस सेल जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पैक करना, और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन मतलब उसको हमारी सेल से बाहर भेजना, वो काम करता है हमारा गोल्जी एपरेटस। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो सबसे पहले जिसने सेल को बताया था वो थे हमारे सर रॉबर्ट हुक। स्टार्टिंग में हमने बात की कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया था? 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। और कहाँ पे की थी? कॉर्कवुड के अंदर। चूंकि कॉर्कवुड काफी पुरानी थी, इसलिए वो जो कॉर्कवुड जो थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। और उन्होंने किसकी खोज की थी? सेल वॉल की। तो कोई पूछे कि सेल और सेल वॉल, इन दोनों की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट हुक ने। सर रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 के अंदर। फिर लिविंग सेल की खोज किसने की थी? वो भी हमने शुरू में बात किया कि लिविंग सेल को खोज की थी सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और कहाँ की थी? चिक सेल के अंदर। कब की थी? 1674 के अंदर की थी। ठीक है। तो सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? हमारी सेल की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने इसको कॉर्कवुड में जो सेल देखी थी, इसको क्या नाम दिया था? सेलुला। जिसको बाद में कन्वर्ट किया सेल में। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। स्लाइडेन एंड स्वान ने इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी दी थी। और रुडोल्फ विर्चो जो थे हमारे फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी है। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। जर्मन साइंटिस्ट हैं, और ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? वे ऑर्गेनेल्स या वे कोशिकांग जो खुद का काम खुद से कर सकते हैं। तो उसकी सर नेक्स्ट बात ये आती है कि जो हमारा खुद का काम करने के लिए उनको पास कंट्रोल कौन करता है? तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। उनके पास क्या होता है? सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। दूसरा किसके पास प्रेजेंट होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है नहीं, तो ऑप्शन होगा आंसर बी। ठीक है। याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स है, अराउंड 36 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन्स, सारे जीन्स ना मदर से आते हैं। इसके अंदर टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी पूछे कि जीन्स कहाँ से आते हैं, तो याद रखना टोटली जीन्स कहाँ से प्रेजेंट होंगे? हमारे मदर से मिलेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अक्रॉस ए सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अभी हमने बात की थी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल।
अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बिना किसी उसके हो रहा है मेम्ब्रेन के, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अगर लो सोल्यूट अगर लो सोल्यूट से, लो सोल्यूट का मतलब क्या होगा, हाई वाटर से, हाई वाटर कंटेंट से, अगर हाई सोल्यूट जिसके अंदर क्या होगा, लो वाटर, अगर उसकी तरफ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है। अगर यही प्रोसेस, जो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस है, अगर ये अपोजिट हो जाए और उसमें किसका यूज हो, एटीपी का, मतलब इसको क्या बोलेंगे कि अगर हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ कैरियर, यानी कि किसी कैरियर के थ्रू किसी पार्टिकल का मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होगा लेकिन बीच में क्या होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यूज ऑफ एटीपी, मतलब और अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन जब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, यूज ऑफ एटीपी, उसमें एटीपी का यूज होता है। तो चीजें क्या होंगी, जबरदस्ती भी जाएंगी। तो अगर आपके पास चीजें कम है लेकिन आपने अगर एनर्जी लगाई तो आप उन कम से भी आप ज्यादा की तरफ ले जा पाएंगे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि वाटर मूव्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम किस में यूज कर रहे हैं, ऑस्मोसिस में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑस्मोसिस। कि हम वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कनेक्टेड होती है किससे, कनेक्टेड विद न्यूक्लियर एनवल्प बोल दो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो उससे। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस किसका काम करता है, हमारा आरआरएनए का, आरआरएनए प्रोडक्शन का, एंड असेंबल ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम सब यूनिट्स। ये क्या काम करता है, हमारे राइबोसोम की सब यूनिट्स होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक्स के अंदर 80s राइबोसोम होता है जिसकी सब यूनिट होती हैं 60s और 40s। इनको असेंबल करने का काम किसके अंदर होता है, हमारा न्यूक्लियोलस के अंदर। और ये क्या करता है, यहाँ से ये जिनको असेंबल करके और किसको दे देता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, कुछ इस तरीके से
ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस ने क्या किया, राइबोसोम्स को, जो राइबोसोम सब यूनिट्स है उनको असेंबल किया, और इसको किसको दे दिया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसकी स्टार्टिंग में क्या होंगे, कुछ राइबोसोम्स इस पे अटैच होंगे। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और ये क्या हो गए, हमारे राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, इस इसकी सरफेस कैसी होगी, थोड़ी रफ होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और एक लास्ट जो एंड होता है इसका, ये क्या होता है, बिल्कुल एकदम स्मूथ होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो क्या काम करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करती है, एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्टेड टू बॉडी। ये हमारी बॉडी से बाहर, ये सेल से बाहर चली जाती है और बॉडी में काम आती है। बॉडी में जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के देती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, वो किसका काम करती है, हमारा लिपिड सिंथेसिस का। जो लिपिड सिंथेसिस करता है, वो हमारा ये वाला पार्ट करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा किसका काम करेगा, लिपिड सिंथेसिस का। तो कौन सा कोशिकांग है, या ऑर्गेनेली जो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो किसका काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस का। गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को sorting और पैकिंग करेगी। और न्यूक्लियोलस क्या करती है, हमारा RNA का, जो हमने बात की, RNA का प्रोडक्शन करेगी, और असेंबल ऑफ राइबोसोम सब यूनिट, जो राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं 60S 40S, उनको क्या करती है, असेंबल करके और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन। अभी ये है, क्या है हमारा साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन बना मिलके बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, एक इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल से, और एक होती है हमारी मैक्रोट्यूब्यूल्स। मैक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, वो किसकी बनी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन की। एक्टिन एंड मायोसिन की बनी होती है। और ये मैक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है हमारी, इनके अंदर होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके अंदर हमारी क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट जो होती है, वो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, मतलब इन दोनों के बीच में होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स। ये जो होती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स और मैक्रो ट्यूब्यूल्स होती है, ये किसमें हेल्प करती है, हमारे सेल शेप के अंदर। ये किसमें हेल्प करती है, हमारी सेल शेप के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। और इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये हमारे जो ऑर्गेनेलिज जो होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में, या सेल जो हमारी सेल मूवमेंट जो होता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है कि नोट ए फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के क्या क्या काम होते हैं, सेल मूवमेंट का काम ये करते हैं, मेंटेनिंग सेल शेप ये भी ये काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ये काम तो हमारा राइबोसोम करता है। ये काम किसका नहीं है, साइटोस्केलेटन का नहीं है। ऑर्गेनेली ट्रांसपोर्ट ये भी हमारा कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। तो हमारा एक पूछा है कि नोट ए फंक्शन, मतलब सेल मूवमेंट, मेंटेनिंग सेल शेप और ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट, ये तो हमारा किसके काम है, हमारे साइटोस्केलेटन के काम है। लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये कौन करता है, हमारा राइबोसोम करता है। तो इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम नहीं है, साइटोस्केलेटन का काम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर सेल। यानी हमारा पूछा है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो अभी हमने बात की थी लिवर सेल्स के अंदर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो हम बात करते हैं वो करता है हमारा परोक्सिसोम्स के। परोक्सिसोम। इस परोक्सिसोम के अंदर क्या होता है, हमारे ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स होते हैं। ये ऑक्सीडेजेस एंजाइम क्या करते हैं, हमारी जो अल्कोहल होती है, इस अल्कोहल को तोड़ के, इसको अल्कोहल को डाइजेस्ट करके और क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसान करता है। तो इसको भी आगे कौन डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स जो होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर, ये क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करके और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में अगर हमारे पेरोक्सिसोम्स होते हैं, मैक्सिमम पेरोक्सिसोम, तो वो किसके अंदर होते हैं, हमारे लीवर के अंदर होते हैं। और क्यों, क्योंकि लीवर बहुत सारी ड्रग्स का, बहुत सारे मतलब अल्कोहल का, इन सबको क्या करता है, ये हमारा डिटॉक्सिफाई करता है, या इनको हमारी बॉडी के अंदर जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनसे बचाता है। कौन, हमारा परोक्सिसोम। तो हमारी जो बॉडी के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो रेस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वो हमारा है परोक्सिसोम्स। परोक्सिसोम्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेजेज एंजाइम है, और ये क्या करते हैं, हमारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, चाहे अल्कोहल हो, ड्रग हो, कोई भी किसी भी टाइप का पॉइजन हो, उन सबको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनको डिग्रेड करके और बॉडी से एग्जिट करवाता है। लाइसोसोम जो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिनका पीएच क्या होता है, लगभग 5 के आसपास होता है। पीएच क्या होगा, लगभग 5 के आसपास होगा। गोल्जी बॉडी जो होती है, ये क्या करता है, हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन सॉर्टिंग करता है एंड पैकेजिंग। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, और ये एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा पेरोक्सिसोम्स है वो कहाँ पे होते हैं, लीवर सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, अल्कोहल को जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ड्रग्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो काम कौन करता है, हमारा पेरोक्सिसोम। तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, इट इज वेरी सिंपल, कि हाई टू लो कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि एटीपी का यूज करके हम क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करवाते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें यूज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यूज ऑफ सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें हम क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। एंडोसाइटोसिस का मतलब, एंडोसाइटोसिस में दो प्रोसेस की अभी हमने बात की थी, एक तो पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक फैगोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल किसी चीज को पी रही है। और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, कि सेल किसी चीज को खा रही है, मतलब ईटिंग प्रोसेस, सॉलिड चीजों को खाना फैगोसाइटोसिस, और किसी लिक्विड चीज को सेल के अंदर लेना वो पिनोसाइटोसिस के अंदर आता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडीज। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट जो हमारे होते हैं वो होता है स्पर्म। अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, तो वो होता है हमारा ओवम। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की, तो वो होते हैं हमारी नर्व सेल। ठीक है। हमारे इसमें है स्मॉलेस्ट सेल, तो रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये होती है 7 to 9 माइक्रोमीटर। जब मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है। तो इनकी फाइनल जो मैच्योर आरबीसी है उनकी क्या हो गया, 7 to 9 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। स्पर्म सेल्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, लगभग लगभग 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो 5 माइक्रोमीटर बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। नर्व सेल्स जो होती हैं ये 20 to 25 माइक्रोमीटर तक इनका सोमा होता है, हम बोले कि सोमेटिक बॉडी होती है। डेंड्राइट्स वाला पार्ट जो होता है सोमा,
वो कितना होता है हमारा 20 to 25 माइक्रोमीटर। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये 10 to 15 माइक्रोमीटर तक होती है। जबकि हमारा ओवम जो होता है वो ओवम 120 माइक्रोन का होता है, माइक्रोमीटर का। ठीक है। नर्व सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं कि इनका किसी किसी नर्व सेल के एक्सोन 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर लॉन्ग। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट जो होती है वो हमारी क्या होते हैं, नर्व सेल। और वो किसकी वजह से, एक्सोन्स की वजह से। तो अभी हमारा था कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारा, स्पर्म सेल कितना होता है 5 माइक्रोमीटर का। इसकी साइज कितनी होगी 5 माइक्रोमीटर की। और लॉन्ग और सबसे लार्जेस्ट में ओवम, वो कितना होगा 120 माइक्रोमीटर। आरबीसी की साइज होती है 7 to 9 माइक्रोमीटर और डब्ल्यूबीसी की 10 to 15 माइक्रोमीटर। ओके। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है कि किसी प्रोटीन का, प्रोटीन प्रोडक्शन या बोले फॉर्मेशन एंड पैकेजिंग। इसमें जो जो ऑर्गेनेल्स काम आते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे हमारे, इसके अंदर हमारे राइबोसोम्स होंगे, इसके अंदर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इसके अंदर हमारा क्या होगा, लाइसोसोम होंगे, इसके अंदर हमारे वेसाइकल्स होंगे, इसके अंदर हमारा गोल्जी एपरेटस होगा। ये सारे क्या होते हैं, हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, जो हमारी प्रोटीन बनने के लिए जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, आपस में काम करती है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन आपस में मिलकर हमारे प्रोटीन का प्रोडक्शन, पैकिंग और उनको सेंड करना, एक्सपोर्ट करना, उसमें जो जो हमारे ऑर्गेनेल्स काम आते हैं, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन अटैच होती है, उसको हम किस में रखते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। और उसमें कौन कौन से हैं, उसमें हमारा गोल्जी एपरेटस होता है, उसमें हमारा लाइसोसोम होता है, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट नहीं है, हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, और ये क्या काम करता है, हमारा एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। तो जो हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वेसाइकल्स, गोल्जी एपरेटस, ये सारे किसका पार्ट है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें हमारा एक तो न्यूक्लियस आता है, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि दोहरी झिल्ली सहित कोशिकांग जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर डबल हो गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ये, राइबोसोम सिंगल और सेंट्रियोल भी सिंगल। तो हमारा जो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का काम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। एटीपी प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो वेस्ट जो होता है, वेस्ट का डाइजेशन हमारा लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, हमारा वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन इज। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारे जब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपने एजेस के ऊपर होते हैं, तब हमारे कुछ इस तरीके के फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, हमारे सेंट्रियोल के, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। हम बोले कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होते हैं हमारे किस में हेल्प करते हैं, हमारे सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते हैं। और ये क्या कैसे हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके, और ये क्या करते हैं, हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेंट्रियोल। राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा पेरोक्सिसोम करता है। इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है वो क्या क्या है। तो नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बाकी सारे प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम्स, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए। तो विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो हमारा क्या होगा, राइबोसोम्स उनके अंदर होंगे, सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर होती है, डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। किनके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड डीएनए प्रेजेंट उनके अंदर नहीं होता है, याद रखें। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द, अभी हमने बात की थी कि जो हमारी ओवम थी वो क्या थी, लार्जेस्ट सेल थी, ये क्या है, लार्जेस्ट। नर्व सेल हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो मसल सेल्स है ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। आरबीसी जो होती है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। मैच्योर आरबीसी 7 to 9 माइक्रोमीटर, एप्स न्यूक्लियस इनके अंदर होता नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कि हमारा जो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी की सेल है वो क्या है, ओवम है, और स्मॉलेस्ट हमारा स्पर्म है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट और अराउंड कितना, 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज, हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि हमारा न्यूक्लियोलस जो है इसके फंक्शन क्या है। एक तो ये आरआरएनए का प्रोडक्शन करती है, आरआरएनए का प्रोडक्शन करती है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसका प्रोडक्शन करेगी। सेकंड वन, ये जो हमारी राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होती हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होते हैं उनको असेंबल करने का काम करता है। ये काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोलस। तो डीएनए रेप्लिकेशन का काम ये नहीं करता, राइबोसोम सिंथेसिस का काम ये करता है, बिल्कुल। लिपिड स्टोरेज का काम भी नहीं करता और प्रोटीन पैकेजिंग का काम भी नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है हमारा वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लिपिड स्टोरेज का काम वैक्यूल्स करती है। प्रोटीन पैकेजिंग जो होती है वो हमारा गोल्जी अपरेटस करता है। तो हमारा जो राइबोसोम सिंथेसिस का काम है वो कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करेगा, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following organelles is responsible for autophagy and digestion of damaged cellular components। एक होता है ऑटोफेगी और एक शब्द होता है फेगोसाइटोसिस। दोनों शब्दों को समझते हैं तो उसी से इसका आंसर होगा। क्या होता है कि ऑटोफेगी, ऑटो मतलब खुद का, फैगी मतलब उसको ईट करना, मतलब खुद की ही चीजों को खा जाना, वो ऑटोफेगी के अंदर। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, किसी बाहरी चीज को खाना, वो हमारा फेगोसाइटोसिस के अंदर आता है। ऑटोफेगी में क्या होता है कि बहुत बार हमारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो या तो कट फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। तो हमारे मतलब जो ऑन ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको, उनका फेगोसाइटोसिस करना, मतलब ऑर्गेनेल्स का फेगोसाइटोसिस करना किसके अंदर आता है, हमारा ऑटोफेगी के अंदर। और ये कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम क्यों करता है, क्योंकि लाइसोसोम का पीएच जो होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, 5 के आसपास होता है। लाइसोसोम का पीएच 5 के आसपास होता है, तो ये क्या करता है, हमारे जो टॉर्न और ओल्डेस्ट जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या करता है, एब्सॉर्ब कर, उनको ईट कर लेता है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हो या फॉरेन जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको खाना, वो हमारा फेगोसाइटोसिस के अंदर आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोफेगी एंड डाइजेशन ऑफ डैमेज सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि किसी सेल के कंपोनेंट्स को या फिर हमारे ऑर्गेनल्स को डैमेज करना उनको, या फिर अ, उनको खाना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्यों रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है, लगभग 5 के पास होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है,
ये हमारा ऑटोफैगी का काम करता है या फेगोसाइटोसिस का काम करता है। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मूव्स, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, एटीपेज पंप का मतलब होता है जो एटीपी को यूज करते हैं, यूज एनर्जी। नॉर्मल कंडीशन में जो होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में वो, ये नॉर्मल पंप जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल पंप 3 पोटेशियम को वो हमारे अंदर करेंगे और 2 सोडियम को बाहर करेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है। ये हम बोले कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब होता है तो उस टाइम जो हमारे 3 सोडियम को क्या करेंगे, अंदर करेंगे, 3 पोटेशियम को अंदर करेंगे, 2 सोडियम को बाहर करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको कुछ एनर्जी देके, तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाती है, जस्ट रिवर्स मैकेनिज्म हो जाती है। रिवर्स कैसे, 3 सोडियम आउट करेंगे और 2 पोटेशियम अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे सेल के अंदर। तो ये कब होता है, जब हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम करता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मूव्स 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम टू द सेल, यही फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। 2 सोडियम आउट एंड 3 पोटेशियम इनटू द सेल, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में है। 3 सोडियम इंटू, नहीं ये भी नहीं होगा, इंटू तो नहीं होगा, 2 सोडियम इंटू, नहीं, तो ये तो नहीं होंगे। तो हमारा क्या होगा कि जब हम एटीपेज पंप का यूज करते हैं तो हमारे 3 सोडियम को हम बाहर करते हैं, 2 पोटेशियम को अंदर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने अब तक हमने बहुत बार इसके बाद में बारे में बात कर ली है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम करती है, कैल्शियम आयन स्टोरेज का काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये, और जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम आयन स्टोरेज का काम करती है। जबकि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका काम करती है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नॉट ए फंक्शन, जो किसका काम नहीं है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, ये किसका काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर इज। तो सेल साइकिल जब होती है हमारी, तो सेल साइकिल में हमारा क्या होता है, एक तो होती है जी फेज होती है, उसके बाद में एस फेज होती है, फिर G2 फेज होती है, फिर एम फेज होती है। जी फेज में क्या होती है, सेल प्रिपेयर होती है कि अब वो क्या करती है, इस टाइम में वो लार्ज होती है, वो अपनी साइज को बड़ा करती है, मतलब सेल की साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारा सेल का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है। G2 फेज के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए जाती है। इसमें सेल का जो मैट्रिक्स होता है, या हम बोले साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। द फेज ऑफ सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, तो हमारी एस फेज जो होती है उसके अंदर हमारा क्या होगा, सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट होगा। तो एस फेज के अंदर, जीवन के अंदर सेल हमारी क्या होती है, रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होती है। एस के अंदर रेप्लिकेशन होता है, G2 के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, और एम फेज के अंदर सेल क्या होती है, माइटोटिक फेज के अंदर चली जाती है। नॉर्मली 90% सेल्स जो, सेल अपना टाइम इन तीनों फेज के अंदर बिताती है, जिसमें से 10% जब होती है तब सेल क्या करती है, अपना 10% टाइम जो होता है वो सिर्फ डिवीजन में बिताती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा 90% टाइम, लेकिन कैंसर जब होता है, एट द टाइम ऑफ कैंसर, ये क्या करती है, हमारा कैंसर के टाइम में 10% टाइम तीनों फेज के अंदर लेगी, जबकि एम फेज के अंदर 90% टाइम ही क्या करती है, स्पेंड करती है।
ये क्या करेगी, 90% टाइम अपना किसके अंदर स्पेंड करेगी, हमारा एमपेज के अंदर। कब, कैंसर के अंदर। इसलिए क्या होती है, जल्दी 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 रेप्लिकेट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फ्यूचर फीचर्स ऑफ अपोप्टोसिस बट नॉट नेक्रोसिस। करेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछा है किसका, अपोप्टोसिस का, नॉट नेक्रोसिस। सारे सिम्टम्स क्या हैं, नेक्रोसिस के हैं, सिर्फ एक किसका है, हमारा एपोप्टोसिस का है। ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमारा अपोप्टोसिस होता है, अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम ग्रोथ। जब भी कोई चीज प्रोग्राम होती है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, ज्यादा फैलावा नहीं करते, मतलब वो चीजों को अच्छे से क्लीन करते हैं। तो इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स की साइज क्या होती है, हमेशा श्रिंक होती है। इसमें क्या होता है, सेल की साइज हमेशा श्रिंक होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक होके और धीरे धीरे क्या होती है, सेल डिस्ट्रॉय होती है। यानी कि ये क्या होगा, प्रोग्राम सेल डेथ होगी। लेकिन जो हमारा नेक्रोसिस होता है, ये नेक्रोसिस क्या होता है हमारा, ये किसी ट्रोमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या किसी हाइपोक्सिया की वजह से, उसकी वजह से ये सारा क्या होता है, लीड होता है, क्या, नेक्रोसिस। अब पूछा है कि जो हमारा एपोप्टोसिस के अंदर होता है लेकिन नेक्रोसिस के अंदर नहीं। तो जब भी सेल स्वेलिंग या रप्चर जो होगी वो किसके अंदर होता है, नेक्रोसिस के अंदर। क्योंकि हमने बात की कि अपोप्टोसिस जो होता है ना, उसके अंदर हमेशा सेल की साइज छोटी होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड होता है उसमें। वो धीरे धीरे करके उन चीजों को, साइज को छोटा करके और फिर उसको फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए सेल स्वेलिंग और रप्चर होगी तो इन्फ्लामेशन भी किसके अंदर होगा, हमारा नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेल स्वेलिंग, रप्चर और इन्फ्लामेशन ये सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, नेक्रोसिस के अंदर। तो ये किसके अंदर तो नहीं होंगे, हमारे अपोप्टोसिस के अंदर तो नहीं होंगे। एक होता है रिलीज ऑफ सेलुलर कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जब सेल फटेगी नहीं, जब सेल के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगा, रप्चर नहीं होगी, तो सेल के कंपोनेंट्स जो हैं वो कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में नहीं आएंगे। कब, किसके अंदर, अपोप्टोसिस के अंदर। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा इसका। जबकि नेक्रोसिस होगी तो नेक्रोसिस में सेल बीच में से कट सकती है, ऊपर से कट सकती है, उसके कंपोनेंट्स इधर उधर बिखर जाएंगे। ये किसके अंदर होगा, हमारा नेक्रोसिस के अंदर। तो ए, बी और सी, ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमारे नेक्रोसिस के अंदर। ऑप्शन सी है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इन ए लैडर पैटर्न। जबकि जो हमारा अपोप्टोसिस होता है, अपोप्टोसिस में हमने बात की कि अपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, कि हमारा डीएनए है, इस डीएनए को क्या करेगा, हमें रीयूज करना भी है, इसको हमें क्या करना है कि ऐसे मतलब फैलाना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर रेगुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये क्या होगा कि जैसे सीडी होती है हमारी, उस पैटर्न में हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे रेगुलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारा, हमें एपोप्टोसिस के अंदर, प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो हमें लेडर पैटर्न में देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो होता है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, अपोप्टोसिस के अंदर। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं, ये तीनों ऑप्शन हमें किसके अंदर देखने को मिलेंगे, हमारे का नेक्रोसिस के अंदर। तो याद रखना, सेल स्वेलिंग, रप्चर, इन्फ्लामेशन, ये सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, ये सारे हमें देखने को मिलेंगे नेक्रोसिस के अंदर। और जबकि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन, अगर डीएनए को हम तोड़ रहे हैं और वो किसी रेगुलर इंटरवल से और लेडर पैटर्न में तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसके अंदर है, हमारा अपोप्टोसिस के अंदर है। यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज। तो अभी हमने न्यूक्लियोलस की फंक्शंस के अभी जस्ट तीन क्वेश्चन पहले बात की है कि न्यूक्लियोलस के प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो उसमें हमारा आरआरएनए का फॉर्मेशन और हमारा राइबोसोमल सब यूनिट्स को असेंबल करना है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन बी, राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस जो होता है उसका प्रोडक्शन करना, या आरआरएनए का सिंथेसिस करना ही हमारा न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन बी। एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम हमारा लाइसोसोम करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन का काम हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये हमारे दो तीन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। अभी हमने बात की थी कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं,
वो किस में हेल्प करते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। ठीक है, एक्टिन होती है और इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन भी होती है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? हमारे माइटोटिक स्पिंडल बनाने में, या फिर हम कहें कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे सेल को, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेल सपोर्ट ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं। माइक्रो सॉरी माइक्रो फिलामेंट्स नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि जो माइटोटिक स्पिंडल बनाने में जो हमारे हेल्प करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द माइटोटिक फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए म्यूटेशन इन विच ऑर्गेनेल्स वुड मोस्ट लाइकली इम्पेयर एटीपी प्रोडक्शन। किस ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर हमारा म्यूटेशन होगा तो हमारा एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा? हमने हर क्वेश्चन में बात किया, मैक्सिमम टाइम बात किया है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, कि अगर इसके अंदर म्यूटेशन कर दिया आपने तो इसके बाद में क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इम्पेयरमेंट होगा, एटीपी प्रोडक्शन धीरे होगा, रुक जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रॉब्लम होगी या म्यूटेशन होगा तो हमारा एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस बाय विच ए सेल इंगल्फ ए सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड। हमने अभी बात की थी कि तीन प्रोसेस की बात की थी, पिनोसाइट, फेगोसाइट, एक्सोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। यानी पिनोसाइट्स में हमने बात की थी कि इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, लिक्विड चीजों को सेल के अंदर लेना, वो क्या होता है? हमारा पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। क्या इसमें क्या होता है? इसमें तो लिक्विड चीजों को, इसमें सॉलिड चीजों को सेल एंगल्फ करती है। एक्सोसाइटोसिस में सेल क्या करती है? एग्जिट करती है, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर करती है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक होता है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि ये कोई सेल है, इस सेल को कोई पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, इसको सेल के अंदर लेना है। तो उसके अंदर लेने के लिए कभी कभी इसके क्या जरूरत होती है? कैरियर की, या फिर हम बोल ले कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी या किसी चैनल की जरूरत होगी। तो वो क्या होगा? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा, कि किसी कैरियर के थ्रू या रिसेप्टर के थ्रू हमने उसको क्या किया है? अंदर लिया है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो प्रोसेस बाय विच ए सेल एंगल्फ ए सॉलिड पार्टिकल, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो वो क्या होगा हमारा? सॉलिड पार्टिकल को फेगोसाइटोसिस। और अगर यही लिक्विड होता, लिक्विड पार्टिकल, तो पिनोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग sorting एंड पैकेजिंग प्रोटीन फॉर सिक्रेशन। तो इस ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो हमारा गोल्जी apparatus जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? sorting पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्टिंग टू द बॉडी ऑर्गन, मतलब बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी, मतलब सिस्टमिक यूज के लिए जो हमारा प्रोटीन का sorting और पैकेजिंग होता है वो कौन करता है? गोल्जी apparatus। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसके अंदर क्या है? हाई वाटर है, यानी उसके अंदर क्या है? कम चीजें घुली हुई है, टू ए हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर क्या है? हमारा लो वाटर है, जिसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें घुली हुई है, जिसकी वजह से वो क्या होगा? उसका हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। थ्रू अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर बोले थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? एटीपी का यूज करके मोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जिसमें हमें कैरियर की जरूरत होती है। और सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। और आज का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर इन सेल सिंगलिंग। सेकंड मैसेंजर का मतलब क्या होता है? ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कराने के लिए कोई हमारे पास मैसेंजर आया, उस मैसेंजर को हमारे यहाँ पे क्या होंगे? कुछ रिसेप्टर्स लेंगे, वो उसके अंदर फिर जाएंगे और वो उसको सिग्नल देंगे कि ये हमें काम करना है। जो हमारे किसी जो कोई पर्टिकुलर काम किसी सिग्नल के थ्रू हो, उसको हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर सिग्नल, सेकंड मैसेंजर।
तो साइक्लिक अमीनो अमीनो मोनोफॉस्फेट, IP3 और कैल्शियम, ये तीनों क्या है? सेकंड मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर। जबकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हमारा क्या है? हार्मोन है, और ये क्या करता है? डायरेक्ट चीजों को मॉडिफाई करता है या डायरेक्ट फिजियोलॉजी को अल्टर करता है। तो ये हमारा है हार्मोन, और इसका क्या है कि इंसुलिन जो है हमारा सेकंड मैसेंजर नहीं है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे दी एंड। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है